गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में आपको आदर्श प्रारूप के बारे में बताया गया था कि आदर्श प्रारूप क्या है मैक्स वेबर का, जिसे हम मैक्स वेबर के आइडियल टाइप के बारे में भी जाना जाता है। उन्होंने दो प्रकार की बात किया था, एक वस्तुनिष्ठ पद्धति का, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ पद्धति का। वस्तुनिष्ठ पद्धति के बारे में भी आपको डिफाइन किया गया और एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया, जिसे अगर एक भाषा में जाना जाए कि दोनों समाज के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। और जब समाज के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है तो मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ जो पद्धति होती है वो समाजशास्त्र, वो ये मूल्य विहीन समाजशास्त्र में बल देती है। वैल्यू सोशोलॉजी मतलब वैल्यू फ्री सोशोलॉजी पर बल देती है। दूसरा जो होता है कि समाजशास्त्र पर बल देती है, समाजशास्त्र के वैल्यू पर बल देती है। दूसरा व्यक्तिनिष्ठ पद्धति। उन्होंने आदर्श प्रारूप के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि अगर सामाजिक घटनाओं का आदर्श प्रारूप हो सकता है तो धार्मिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं, राजनीतिक घटनाओं के भी आदर्श प्रारूप बन सकते हैं। वहीं उन्हीं के आधार पर चोरों, डकैतों, वेश्याओं आदि की घटनाओं पर भी आदर्श प्रारूप बनाया जा सकता है। इन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने ये भी बताया कि अब आगे देखा जाए कि उदाहरण के तौर पे सभी समाजों में नौकरशाही में कुछ न कुछ समान विशेषताएं या तार्किकता अवश्य होगी और उन्हीं समान पक्षों को क्रमबद्ध रूप से संकलित करके एक प्रारूप का निर्माण किया जाए तो वह प्रारूप सभी समाजों की नौकरशाही के लिए दिशा निर्देशक का कार्य करेगा। अब हम आते हैं, नौकरशाही की बात किया गया, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक गाइडलाइन, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की जो लॉबी होती है, जो गाइडलाइन होती है, आप कोई भी एक ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएफएस हो, क्योंकि इन तीनों कैडर को अगर देखा जाए तो तीनों कैडर के कोई भी इस ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि कोई ना कोई जिनकी भी जो कैडर होगी उसके गाइडलाइन के अनुसार ही उनके वर्क होंगे, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं या तार्किकता अवश्य होगी, जो कुछ न कुछ उन्हीं समान पक्षों को क्रमबद्ध रूप से संकलित करके एक प्रारूप का निर्माण किया जाता है। तो उनके गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो कुछ काम करते होंगे। रही बात राज्य सरकार में, वो जब आते हैं तो राज्य सरकार में जब स्टेट में उनकी ड्यूटीज़ होती है तो फिर उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के अंडरटेकिंग में जो गाइडलाइन बनाए जाते हैं उसी के अनुसार वो फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखा जाए कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं। आगे हम लोग देखते हैं कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं। तो आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के बारे में जाना जाए कि आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला, आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है और न तो समान। आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है और न तो सामान्य, बल्कि वास्तविक के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक सम्मिलित या चुनाव द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मानक है। कि कहने का मतलब है कि आदर्श प्रारूप का कोई न तो औसत रूप है न तो सामान्य रूप है, बल्कि वास्तविक के कुछ विशिष्ट मतलब स्पेशल एलिमेंट के रूप में विचारपूर्वक सम्मिलन तथा चुनाव द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मानक है। पहला हो गया। दूसरा, उन्होंने बताया कि आदर्श प्रारूप का सब कुछ विश्लेषण या वर्णन नहीं करता है, बल्कि यह तो सामाजिक घटना के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है। इसलिए आदर्श प्रारूप में कुछ तत्वों को उनके विरुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है, और इसमें आदर्श प्रारूप में अनिश्चितता या अस्पष्टता नहीं आती है और अधिकाधिक यथार्थ बन जाता है। उसे आदर्श प्रारूप कहा जाता है। आदर्श प्रारूप। तीसरा, आदर्श प्रारूप सामाजिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के स्थिर सिद्धांत का प्रणाली संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं परिस्थितियों के अनुसार
घटती है और वो भिन्न होती है, और इन घटनाओं का आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क की एक विशेष उपज है। इसलिए घटनाओं की व्याख्या या विश्लेषण में आदर्श प्रारूप को अंतिम मान लेना तार्किक नहीं होगा, बल्कि ये यथार्थता तक पहुँचने में या तुलनात्मक अध्ययन करने में एक सहायक या दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। वही मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप का निर्माण किया जाता है, जो इस प्रकार से है। पहला, शक्ति एवं सत्ता का आदर्श प्रारूप। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप। तीसरा, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की विशेषताएं में उन्होंने बताया कि जब ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप का निर्माण किया जाता है, जो इस प्रकार से है। पहला, शक्ति एवं सत्ता का आदर्श प्रारूप। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप। और तीसरा, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप। ये उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के 3 अध्ययन के आधार पर 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप की बात करते थे। ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि शक्ति एवं सत्ता का आदर्श प्रारूप, प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप और नौकरशाही का आदर्श प्रारूप। अब इन आदर्श प्रारूप की हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ आदर्श प्रारूप के बारे में जाना गया और आदर्श प्रारूप के कुछ विशेषताओं के बारे में जाना गया। उसके ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप की हम बात करते हैं, मैक्स वेबर बात करते हैं, तो उनने वो चीज़ भी हम लोग जाने। अब इन सारे थियरी को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज होता है कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। क्योंकि हम जब सब चीज़ पढ़ते हैं तो लास्ट में कहने का मतलब है कि जब हम कोई चीज़, अगर हम 3 घंटे 2 घंटे की मूवी देखते हैं तो लास्ट में एक ऑब्जर्व निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इस पूरी मूवी का थीम क्या थे, वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि एक सोचना पड़ता है। तो उसी तरह जब मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का निर्माण किया, क्योंकि उन मानव व्यवहारों के अध्ययन किया जाता है जो समाज के सापेक्ष किया जाता है, तो कहने का मतलब है ब्यूरोक्रेसी की भी उन्होंने भी बात किया कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ न कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, कुछ समान विशेषताएं या तार्किकता का अध्ययन किया जाता है, या तार्किकता या कुछ विद्यमान विशेषताएं भी विद्यमान होती है। तो कुछ उन्हीं के आधार पर जो काम हम करते हैं, जो संकलित रूप से, क्रमबद्ध संकलित रूप से जो काम किया जाता है, उसे क्या नाम है कि आदर्श प्रारूप कहा जाता है। तो ये सब देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि क्या है उनका कंक्लूजन के बारे में जाना जाए। आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के एक मस्तिष्क की एक ऐसी रचना है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था पर, घटना के अध्ययन में तथा उसकी अच्छाइयों और कमियों के संदर्भ में एक सहायक के रूप में कार्य करता है, न कि अंतिम रूप से उस घटना का यथार्थ व्याख्या करती है। ये मैं नहीं, मैक्स वेबर कह रहे हैं। मैक्स वेबर के कंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क की एक ऐसी रचना है या ऐसी उपज है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था पर, घटना के अध्ययन में तथा उसकी अच्छाइयाँ और कमियों के संदर्भ में एक सहायक के रूप में कार्य करता है, न कि अंतिम रूप में उस घटना की यथार्थ व्याख्या करता है। कोई भी रिसर्चर जब किसी घटना, क्योंकि एक रिसर्चर के माइंड में वो चीज़ें बार बार उपज होती है, जो पैदा होती है या मजबूर करती है कि आखिर में समाज क्यों डिस्टर्ब है। समाज सब कुछ है, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, समाज चल भी रही है, सिस्टमेटिक ढंग से आगे भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो उसके सिस्टम्स जो है, जिसके अकॉर्डिंग समाज का निर्माण किया गया था, वो चीज़ें क्यों टूट रही है। तो एक रिसर्च जो होता है, जो एक सोशोलॉजिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो रिसर्च करता है
तो करता है ना कि आखिर में सब चीज़ होने के बाद भी इंसान सब कुछ पाता है, लेकिन अपने सिस्टम को क्यों छोड़ रहा है? सिस्टम का मतलब अपने जो कल्चर सिस्टम्स हैं, जो मोड्स है, ट्रेडिशंस है, वो सारी चीज़ धीरे धीरे वो छोड़ता है और वेस्टर्न की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर क्या वो रीजन, तो रिसर्चर के दिमाग की एक उपज है, वो रचना है जो जानना चाहता है। क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना या कोई भी सामाजिक व्यवस्था पर घटना के अध्ययन तथा उसकी, क्योंकि जब अध्ययन करेगा तभी तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें समझ में आएगी। जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब समझ में आएगी तो उस, क्योंकि उसके काम करने में वो सहायक आएंगे कि कुछ लोग रेस्पोंडेंट ये चीज़ कह रहे थे, वो चीज़ कह रहे थे, तो वो चीज़ क्लियर होगी, तब जाके वो आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। तो आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क की एक ऐसी रचना है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था या घटना के अध्ययन में तथा उसकी अच्छाइयों और कमियों के संदर्भ में एक सहायक के रूप में कार्य करता है, न कि अंतिम रूप से उस घटना की यथार्थ व्याख्या करता है। इसे ही आदर्श प्रारूप या मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप कहा गया है। मैक्स वेबर की आज हम लोगों ने सभी पार्ट, क्योंकि आदर्श प्रारूप के भी लगभग 2 पार्ट हैं, तो आज हम लोगों ने मैक्स वेबर के लगभग सभी थियरी पढ़ लिया गया, जाना गया। आदर्श प्रारूप हमेशा कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि जितनी भी उनकी थियरी थी उनसे सभी से इंस्पायर्ड थे, और उनके थियरी को गलत तो नहीं बताया, न गलत साबित किया, उनके थियरी को थोड़ा संशोधित किया। आपको भी पता है कि कार्ल मार्क्स किसके लिए जाने जाते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था के आधार पे उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण किए थे, इन्होंने धर्म के आधार पे किया था। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैक्स वेबर आज के मॉडर्न इज में भी फिट बैठता है, चाहे कार्ल मार्क्स हो चाहे मैक्स वेबर हो। हम तो मैक्स वेबर को इसलिए फिट मानते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए, चाहे एक इंसान को कामयाब अगर होना है, तो उसके कुछ जो धर्म के समाजशास्त्र या प्रोटेस्टेंट धर्म की जो उपज या प्रोटेस्टेंट धर्म का जो विकास हुआ था, जिसके कारण पूंजीवाद का विकास हुआ था, उस कारण से क्या नाम है कुछ इथिक्स दिए थे, जिसे हम आचार संहिता कहा जाता है, जिसे नियम कानून कहा जाता है, जो किसी भी इंसान को, उस धर्म का जो अनुयायी होता है, उस धर्म के लोगों को जो है वो इथिक्स देता है, और उस इथिक्स में एक पैसा कमाने का जुनून देता है। अगर वो हम करंट में कोई भी इंसान उस चीज़ को अगर पालन करे, तो हमें नहीं लगता है कि वो चीज़ें नहीं पा सकता। देर हो सकती है लेकिन ज़रूर पाएगा। अब वो अलग बात है कि उसके नसीब में नहीं है, लेकिन 99.9% की उम्मीद है कि वो जिस तरह उसके इथिक्स की बात की गई है, प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण पूंजीवाद के जो इथिक्स दिए गए हैं, अगर वो हम लोग सभी लोग अपने अपने लाइफ में अगर उसका यूज़ किया जाए कि रात दिन पागलों की तरह मेहनत करिए, साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करिए, किस्मत को कोई जानने का तरीका नहीं है। किस्मत को जानना है कि एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि वहाँ भी राजकाज चलाने के लिए उनको भी ज़रूरत पड़ती है, और किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जिनके पास खूब पैसा होता है, क्योंकि एक दिन पैसा खूब कमा लेते। ये मैं नहीं, प्रोटेस्टेंट धर्म का इथिक्स कहता है। तो हम लोगों को भी अगर आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को, रूल को फॉलो करना चाहिए। इसलिए सोचिए कि 18वीं शताब्दी का इंसान आज 200 साल हो गया नियर अबाउट, उसने थियरी को आज हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम पृथ्वी वाले पढ़ते रहेंगे, इम्प्लीमेशन करते रहेंगे। क्या उनकी दिमाग थी, सोचने की नज़रिया थे। यहाँ इंसान एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, वो 10-10 सब्जेक्ट, 20-20 सब्जेक्ट में पीजी किए रहते हैं। एक जुनून होता था, पैसन होता था। इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आगे भी आपको इसके बाद टालकट पार्सन्स भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू।